खाऊंगा फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। किसान, फसल और ख़ास तौर पर ज़राई जिनास, ये सब मिलकर जब एक हमारे लिए आटा, गंदम, चीनी, जो भी हम नाम ले लें ज़राई जिनास का, वो हमारे लिए बनती हैं। किसान हमेशा से खेतों के अंदर अपना पसीना, अपनी मेहनत एक करता रहता है, लेकिन उसको जब फल मिलता है तो उसकी कीमत 2200 रुपया डंडे के साथ होती है। लेकिन वही आज गंदम बहुत महंगी मिल रही है। फसल सर पे खड़ी है, दोबारा से गंदम की सट्टा बनने को तैयार है। बारिश हुई, कुदरत की रहमत हो गई, लेकिन साथ पानी देने के लिए बिजली और डीज़ल दोनों महंगे हैं। और फिर हर 15 रोज़ा जब भरना होता है 3-4 रोज़ तो वैसे शॉर्ट रहता है। उसके बाद एक सबसे बड़ा मसला, खाद डीलर्स की जानिब से एहतजाज कर दिया गया है कि हुकूमत बेजा छापे मार के हमें सील कर रही है, हमारे गोदाम बंद करिए, तो इसलिए हम बायकॉट कर रहे हैं। तो फिर आकर इस वक्त अगर इस नहज पे आकर ये होता है तो यकीनी तौर पे हमारी फसल बहुत शदीद मुतासिर हो सकती है। और फिर दूसरी तरफ हमने ये देखा कि लोग गंदम की फसल को काट के चारे के तौर पे बेच रहे हैं ताकि मुतबादिल दीगर फसलें लगाई जाएँ जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, क्योंकि हुकूमत की जानिब से रेट्स जो हैं उसके मुताबिक नहीं किए जाते। और अगर हुकूमत रेट ज़्यादा करती है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने भी 3900 का इजाज़त दे दी, सिंध गवर्नमेंट 4000 पे है, तो फिर आखिरकार आटे की कीमत बढ़ेगी। दोबारा से ट्रकों के पीछे लाइनें लगना और इसका थोड़ा दायरा कार बढ़ना शुरू हो गया है। चीज़ें थोड़ी पेचीदा हैं। किसान के पास चलते हैं, किसान कहता क्या है। साथ किसान रहनुमा मौजूद हैं। सबसे पहले राना साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मतलब खाद डीलर एहतजाज पे हैं, कितना का नुकसान हो सकता है गंदम की फसल को जो इस वक्त 80% पे खड़ी है, जहां उसका सट्टा बन रहा है? अगर ये खाद नहीं पड़ती, पानी नहीं लगता, तो क्या मुहरक़ात हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल डोगर साहब, हम शुक्रगुज़ार हैं आपके कि हमेशा आपने किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और यहाँ की 80% आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है। और उसमें मेजर जो फसलें हैं फूड सिक्योरिटी के हवाले से, हमारी खुराक के हवाले से, वो गंदम है। और आप देखें गंदम इस वक्त जो है उसका दाना मेच्योर हो रहा है और उसको अशद ज़रूरत है यूरिया की। और जो डीलर हजरात हैं, ये जो माफिया है, उन्होंने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हड़ताल की हुई है। तो मुझे बताइए कि किसान इस वक्त किधर जाए? सिंध में अगर 4000 रेट अनाउंस किया है तो आज वो इंतज़ामिया कहाँ पर है जो ज़बरदस्ती 2200 रुपये में गंदम घरों से किसानों को निकालती रही है? तो मुझे बताइए, अगर सिंध ने 4000 किया है और पंजाब में अगर 4000 रेट नहीं होगा तो क्या स्मगल नहीं होगी? उस पर इंतज़ामिया को परेशानी बनेगी। इसलिए हमारी ये तजवीज़ है कि एक तो इसका रेट 4000 किया जाए, वरना किसान काट कर गंदम की फसल काट कर अपने जानवरों को डाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए। इस पर इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पर जो खाद ज़ब्त की गई है उसको सरकारी रेट पर सेल करना चाहिए, ताकि किसानों को जो इस वक्त ज़रूरत है यूरिया की वो मिल सके और उनकी गंदम की फसल बेहतर हो सके और हम खुद कफील हो सके। अच्छा मोहम्मद खान साहब, आपकी बात ठीक है कि रेट्स के हवाले से, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट 3900 कर दिया, 100 रुपये का फ़र्क रह गया। मेरे ख्याल में स्मगलिंग का मसला तो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। लेकिन मसला ये है 3900 या 4000 की गंदम लेकर आटा कितने का मिला? क्योंकि अभी 2200 वाली जो 2300 रुपये की मिल रही थी मिलों को, उसका रेट भी रिवाइज़ होने लगा है। सुनने में शनीद आ रही है कि वो कम व बेश 4000 रुपये तक या 3800 तक, 3200-3100 तक या 3000 तक या 2800 तक रेट हो जाएगा जो मिलों को मिलेगी। आटा महंगा हो जाएगा आवाम के लिए। तो फिर ये गवर्नमेंट चाहिए सब्सिडाइज़ करे ताकि आप लोगों को सस्ती खाद बिजली मिले, रेट यहीं रहें, किसान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। बिलाल भाई, इसमें कोई शक नहीं है। आप इस वक्त डीएपी का रेट देख लें, डीजल का रेट देख लें, बिजली के रेट बढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें किसान पर असरअंदाज होती हैं। उसके बाद जब आप डॉलरों में ख़रीदते हैं, बाहर से गंदम इम्पोर्ट करते हैं, वो गंदम भी नाकस होती है और आप किसी ज़र मुबादला भी खर्च करते हैं। उससे बेहतर नहीं है कि अपने किसान को फैसिलिटेट करें, उसको बेहतर करें ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी को भी बेहतर करे, इस मुल्क के लिए खुशहाली भी पैदा करें। अच्छा, वो जो गंदम हम बाहर से लेके आते हैं, आपकी बात 100% राइट है। मिलों वालों से हमने जब इस पर इंटरव्यू किया, वो कहते हैं मिक्स करके हमें चलानी पड़ती है और वो 30% 70% पाकिस्तानी मिलाते हैं, तो फिर आटा बनता है काबिल इस्तेमाल। लेकिन अगर यही सूरत आपकी बात सही, तो फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर आकर क्या आप मशवरे देते हैं? यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हुकूमत इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही? सर, बदकिस्मत से किसी भी गवर्नमेंट की ये तरजीह नहीं रही। अगर ये तरजीह हो, हमारी जो पॉलिसियाँ हैं वो वक्ती होती हैं। एक गवर्नमेंट आई है, उन्होंने अपनी वक्ती तौर पर नुमाइंदे मुकर्रर किए हैं, वो ताहयात नहीं होते। जबकि गंदम और ये ज़राअत जो है ये ताहयात है। हर आदमी ने खाना खाना है, हर आदमी ने रोटी खानी है।
ये हर आदमी की ज़रूरत है, गरीब और अमीर की, और किसान की भी ज़रूरत है। अभी किसानों के घरों में जाकर चेक कर लें, उनको खुद खाने के लिए अभी मसाइल है। उन्हें बी के लिए बड़ा मुश्किल हुआ। अजमेर काश्तकारान के सदर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा साहब, आप कैसे देखते हैं कि 2200 का डंडे के साथ गंदम दी, उठवा दी, किसान ने बेच दी। ये गंदम अगर किसान के घर में रहती तो आज क्या ये इतनी महंगी होती, और क्या इतना महंगा बीज होता, और क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी महंगी होती, या रेट यहाँ तक लाना पड़ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल डोगर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमेशा किसान और गरीब आदमी की आवाज़ उठाई, और ये आवाज़ उठानी भी एक जहाद है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे अलमिया है ना मुल्क में, वो जो पैसे वाले की बात होती है या कोई अमीर लोगों की बात होती है, वो तो हर जगह पे बात होती है। जब जब गरीब की आवाज़ होती है दबी जाती है, उसकी उठाई नहीं जाती। जो उसकी आवाज़ उठाता है वो जहाद कर रहा है, मैं तो ये समझता अच्छा, हूँ। दुनिया भर में वैसे किसान तगड़ा है, पाकिस्तान में गरीब क्यों रह जाता है? हाँ, किसान, ये बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने किया कि कोई गरीब रह जाता है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना जी, इसने ज़राअत के तवज्जो नहीं दी है जी। जो मैं समझता हूँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी अपना तजर्बा किया ना जी, इसने कोई इधर ना तवज्जो नहीं दी है। क्योंकि अगर हमारी देख लें जी, मार्च से कटाई शुरू होती है गंदम की, तो अगस्त तक जाती है। मार्च में सिंध में होती है, फिर पंजाब में आ जाती है, इससे आगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान तक बहुत लंबा पीरियड है। उसके बावजूद हमें गंदम पूरी नहीं होती। इसी तरह जब ये ज़िम्मेदार को अगर ये आसानियाँ करें ना जी, बिजली सस्ती करें, डीज़ल दें, सस्ता दें, जो भी जिस तरीके से भी दें, ये नहीं हम कहते कि हमें फ्री दे दें, दूसरा दे दें। हमारे साथ एक बहुत अच्छा अपना नहीं, आप एक भारत के तर्ज के ऊपर मुआहिदा हो सकता है कि अगर आपको सब्सिडाइज देंगे तो आपसे वो गंदम सब्सिडाइज उठा हाँ भी लेंगे, जी। ताकि आवाम को एटलीस्ट सस्ता आटा तो मिल जाए, दो वक्त की आटा रोटी सस्ता मिल मिले, और मिलना चाहिए। ये हमें हक ये है। किसान, एज ए किसान मैं खुद कहता हूँ कि आटा सस्ता मिलना चाहिए। ये गरीब आदमी को 3 वक्त की ज़रूरत है जी, इसलिए ये अपना ना जी, अपना गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उन ये इस वक्त गंदम की गंदम जो है ना जी, अरू अपना पीक पे है, और दाना उसका सट्टा दाना बन रहा है। बनने वाला, और खाद वालों ने खाद मिल नहीं रही, बिजली महंगी कर दी है, फिर मतलब इसलिए पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, और ये आगे दूसरी तरफ अपना बहरान बन जाएगा। और जो रेट था, ये रेट की बहुत बड़ा ये था कि जिस वक्त गंदम काश्त होनी उस वक्त कन्फर्म होना चाहिए था। अच्छा, एक आप ज़रूर बताइएगा कि हमारा किसान अभी भी यहाँ क्यों खड़ा है? अब देखें, फरवरी है, अभी आखिरी मतलब फरवरी का आखिर हुआ, मार्च का स्टार्ट हो चुका है, फिर भी धूप की जो शुआएं, बारिश पड़ी, अल्लाह की रहमत हुई, लेकिन मौसम कमो बेश 20-25 दिन पीछे आ चुका है। किसान हमारा अभी भी पिछेती पे खड़ा है, वो अगेती की तरफ नहीं आ रहा है। या एक महीना हम पीछे क्यों नहीं आ रहे कि गंदम की तरफ? हम अपनी फसल तबाह कर रहे हैं, फिर सिट्टा बन रहा होगा, 2-3 धूपें लगेंगी, फिर ख़राब हो जाएगा। मैं ये भी आपको बताता हूँ, ये भी सिर्फ ना किसान की एक तो मुआशी का जो है ना जी मसला जो है जी, तो उसके पास गन्ना खड़ा होता है, गन्ना खड़ा होता है, दूसरी फसलें खड़ी होती हैं, वो काटता है, उसके को पैसे लेता है, बीज लेता है, खाद लेता है। महंगाई इतनी है कि इस वक्त किसान में सिक्कत नहीं है कि कोई चीज़ अर्ली कर ले के अगली फसल खड़ी है। किसान ने बीज लेना था तो कीमत 5500 हो गई थी। हाँ जी। आज वापस दोबारा गंदम की कीमत 4200 पे आ गई। 4200 रुपये पे आ गई। ये देख लीजिए, अलमिया इस मुल्क का। अगर बीज है, बीज हमें सस्ता मिलता है। जो जिस वक्त 2200 रुपये गंदम थी, वो हमारे घर से ज़बरदस्ती उठवाई गई। और यकीन करें कि मैं एक सदर हूँ और किसान हूँ, मेरे घर में जो अपने मुलाजम थे या जो मेरे करीब गरीब थी, उनको सब मैंने दे दी। जो मैंने मुलाजमों को गंदम देनी है, मैं 5200 को लेकर ख़रीद कर दे रहा हूँ। मैं आपकी बात 100% राइट है। मैं अगर गवर्नमेंट के ट्रकिंग पॉइंट की बात करूँ तो कुछ इलाकों में जब सिफारिश की कि गवर्नमेंट से कि ये देहाती इलाके हैं, तो गवर्नमेंट ने आगे से क्वेश्चन हमसे भी इंतजामिया किया कि यहाँ भी गंदम शॉर्ट है। तो हम उनको बताया जी यकीनन तौर पर यहाँ भी इस वक्त आटा नहीं है। अगर यही गंदम किसानों के पास पड़ी होती तो आज कम और बेच इसकी कीमत 250-2900 होती, क्योंकि वो अपने बेटे बेटी की शादी के लिए कम प्रॉफिट के ऊपर भी बेच देते हैं। लेकिन जहाँ भी पड़ी, जहाँ भी गई, लेकिन इस वक्त इंतज़ामिया भी इस हवाले से बड़ी परेशान है कि उन इलाकों में भी आटा देना पड़ रहा है, उन इलाकों में भी ट्रकिंग पॉइंट लगाना पड़ रहा है जहाँ कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम आप अभी किसान हैं, क्या हाँ जी। मुश्किलात किसान की इस वक्त हैं? क्योंकि खाद डीलर वाले कह रहे हैं जी हमें गालियाँ इसलिए पड़ी हैं, हमने दुकानें बंद की हैं, हम पे वो कह रहे हैं छापे मारे, हम किधर जाएँ? हम जब बिजाई का वक्त आया उस वक्त भी खाद उस वक्त भी छाटती खाद थी, ठीक है। अब ऊपर यूरिया का प्रॉब्लम आ गया है कि यूरिया नहीं मिल रही लाइनों में ला के। लेकिन गवर्नमेंट जब दिल करेगा वो चाहेगी, वो हमसे गंदम औने पौने ख़रीद लेगी। तो अब ज़िम्मेदार को भी ये हक होना चाहिए ना कि वो अपनी फसल को अपने पास स्टोर कर सके।
क्यों गवर्नमेंट को अच्छा, दे। पूरी ये आपकी बात हाँ वैसे जी। मैं अक्सर कहता हूँ पूरी दुनिया के पास है कि ये कोई माइक बनाता है ना तो अपनी कीमत बेचता हाँ है, कोई जी। जैकेट बनाना हाँ तो अपनी जी। कीमत बेचता है। किसान को अपनी खुद उगाई हुई चीज़ का कोई कीमत लगाने का कोई इख्तियार कीमत नहीं। हालांकि हमारी टोटल पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर होगी हमारी बेहतर होगी तो हमारी इंडस्ट्री खुशहाल होगी और हर जिम्मेदार भी खुशहाल होगा फिर। अच्छा, हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। इनकी दो बातों को मैं थोड़ा सा अगर समराइज़ करूँ, दो इस वक्त सबसे बड़े मसले हैं जो हमें दरपेश हैं। हमें कोरोना ने जब आन घेरा तो वाहिद ज़राअत थी जहां लोगों को रोज़गार मिला। दूसरा, हम इस वक्त मौशी मुश्किलात में, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ क्योंकि ज़राअत अपनी थी। श्रीलंका के मुकाबले में हम अपना देखें तो हमारे रिज़र्व्स उससे ज़्यादा गिरे, $3.25 अरब तक हमारे रिज़र्व जा चुके थे, जबकि श्रीलंका के 4 अरब से नीचे गिरे तो ऑयल सब कुछ बंद हो गया था। हमारी ज़राअत घर की थी इसलिए हम बच गए, लेकिन इस ज़राअत को हम उस वक्त तब हमेशा के लिए भूल जाते हैं जब असल ज़रूरत पड़ती है कि आज इसी ज़राई मुल्क ने बहुत सारी दुनिया के अंदर नाम कमाया। इस ज़राअत के अंदर हमारे पास पोटेंशियल बहुत मौजूद है। बलूचिस्तान की बड़ी बड़ी लैंड्स पड़ी हैं, लेकिन ताल अभी भी हम उसके ऊपर गौर करने से कासिर नज़र आते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ चीफ साइंटिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर जुवेद अहमद, इनकी तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। हम गंदम के खेत में खड़े हैं, कुदरती तौर पर अल्लाह की रहमत हुई, बारिश आ गई। इस वक्त खाद शॉर्ट है, एहतजाज चल रहा है, गुज़िश्ता 6 रोज़ से ज़ायद हो चुके हैं। बिजली महंगी, लोग पानी नहीं लगा पा रहे, बंदी चल रही थी तब पानी नहीं लगा, उसके बाद डीजल महंगा, पानी नहीं लग पा रहा। आपको क्या लगता है कि 3900 4000 रेट तो आगे पंजाब और सिंध का, लेकिन उसके बाद इस वक्त सिचुएशन क्या है? सिट्टा बनने को तैयार है, फिर महीना जो वो आगे हमारा मार्च अप्रैल में काश्त हो मतलब कटाई होती थी वो 25 दिन पीछे नज़र आ रहे हैं, जो कि गुज़िश्ता 1 हफ़्ता पहले गर्मी का रुझान नज़र आ रहा था। क्या आपको लगता है कि दोबारा से गंदम का बहरान अभी सर उठाएगा? अभी भी लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, मारे मारे फिर रहे हैं और बड़ी सिचुएशन ख़राब नज़र आ रही है। देखें, जो आपने पॉइंट्स बताए हैं ये बिल्कुल वैलिड हैं, लेकिन ये कि बहरान आ जाएगा ये अभी कुछ कबल अज़ वक्त है कहना, इसलिए कि नो डाउट ये जो पिछले दिन जिस तरह से हीट शुरू हो गई थी ना, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म मौसम अभी से फरवरी में ही शुरू हो जाना जो है ना, इसमें फिर ये होता है कि गंदम प्रॉपरली जो दाना नहीं बना पाती ना, उसमें अगर जो लेट सोइंग हुई है, जो कि आपको पता है पंजाब में काफ़ी सारा एरिया जो है वो लेट प्लांटिंग है। और मेरे ख्याल में ये डॉक्टर साहब बहुत बड़ा मसला नहीं है कि पूरी दुनिया अब अगेती पे जा रही, थोड़ा सा उसे अगेती कह लें या मौसम के साथ चेंजेस कह लें, लेकिन हम अभी भी उसको अपने टाइम पे लगाएंगे जब मज़ीद पछेती की तरफ जा रहे हैं, उससे हमें ज़रा थोड़ा टेक्निकल लॉस भी हो रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल हो रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा लॉस हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम दुनिया के चंद उन ममालिक में हैं जो कि जिनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है और ज़मीनें हमें एडिशनल ऐड नहीं हो रही बल्कि निकल रही हैं। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है, ज़मीनें कम हो रही हैं, तो हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बड़ा इंटेंसिव है। मिनिमम जो एक फार्मर है 2 क्रॉप्स तो लेता ही है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर अब हम साल में 3 फसलें ले रहे हैं। तो उनके लिए फिर ये जो वीट है इसकी विंडो शॉर्ट होती जा रही है, क्योंकि जो हम चावल उगाते हैं वो बासमती या लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, कपास हमारी मेन फसल है, गन्ना है, शुगर केन, तो ये तमाम फसलात जो हैं ये गंदम की बिजाई को लेट कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो माहिर हैं, चीफ साइंटिस्ट इसके। पहले सैलाब में अगर 20% हमारी जो है एग्रीकल्चर लैंड थी जिस पे गंदम लगती थी, अब 6% सैलाब ले गया, 5-4% लोगों ने कम लगाया, हमारे पास इस वक्त 8 से 9% हिस्सा था। इसमें से भी कुछ पॉइंट हिस्सा इस वक्त लोग काट कर चारे के तौर पे इस्तेमाल करें, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है मकई की कीमत बहुत है, उनको नज़र आ रहा है कपास बहुत फ़ायदा दे देगी, लोग एकदम से टर्न कर रहे हैं। हमें कुछ इलाकों में ट्रॉलर नज़र आए, सोशल मीडिया पे पोस्टें शुरू हो गई हैं, ये तो ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, मैंने भी वो पोस्ट देखी हैं, लेकिन ये जो है ना ये किसान की तरफ से एक किस्म की ज़्यादती है। गंदम जो है वो मतलब अच्छी प्रॉफिटेबल है, अब तो इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, अब इसको चारे के तौर पे काटना सिर्फ इसलिए कि अगली फसल ये तो वो आगा दौड़ पीछे चौड़ वाला हिसाब है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो बाकी जो हम बात कर रहे थे कि लेट प्लांटिंग, तो ये हमारे यहाँ मेजर फैक्टर है कम पैदावार का, लेकिन इसके लिए कुछ तो हमारी मजबूरियां हैं जिनसे हम नहीं निकल सकते। लेकिन शुगर का पूरा एक मसला है। जी हाँ, इसी हालात में रहते हुए कुछ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हमने डेवलप की हैं जिन पे अक्सर आपसे बात होती रहती है, जैसा कि जो चावल वाले इलाके हैं
इसमें ज़ीरो टिलेज प्लांटिंग है, या खड़ी कपास में गंदम की काश्त है ज़ीरो टिलेज जो है, या फिर जहाँ पे पानी लगा के वतर का इंतज़ार करने की बजाय गपशट का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज़ फार्मर को यूज़ करनी चाहिए ताकि टाइमली प्लांटिंग हो सके। तो हमारी बात चल रही थी इस वक्त गंदम की सिचुएशन पे। तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से परेशानी आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात को बारिश हुई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह की 1-2 बारिशें अगर और हो जाती हैं 15 दिन गुजर तो जाएं। जी हाँ, 15 दिन अगर मज़ीद अच्छे ठंडे गुजर जाते हैं तो ये इंशाल्लाह इस दफ़ा पैदावार अच्छी होगी, क्योंकि अभी तक क्रॉप की सिचुएशन बड़ी अच्छी है। लेकिन अब अलार्मिंग हो रहा था टेम्परेचर, लेकिन ये अल्लाह की रहमत हुई है। तो इसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी 1 हफ्ता तो इसकी नमी बाकी रह सकती है। इस बारिश के बाद ज़रा औस और ज़रा वो नमी बाकी रहे तो फसल हमारी बच सकती है। जी हाँ। और दूसरा, हमारी जो नहरों की बंदी है इसके स्केड्यूल को फॉलो नहीं किया जा रहा। ये नहरें देर से खुलती हैं, इस पे भी महकमा इरिगेशन को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि जो डेट्स अनाउंस हों उसके बाद जो है वो पानी फौरी तौर पे देना चाहिए। ये छोटे छोटे मसाइल जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जी कि वो फ़लाँ जगह पुली बन रही है, फ़लाँ जगह सफाई नहीं हो सकी टाइमली। तो ये चीज़ें जो है ये टॉप प्रायोरिटी पे लेके ये काम करने वाले हैं, क्योंकि गंदम जो है वो हमारी बेसिक फूड है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और इसमें कोई कमी और जो इंपोर्ट है वो हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जबकि हम वी आर शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और हम अफोर्ड नहीं करते हैं इसको इंपोर्ट करना। तो हमें इसको एक मिशन की तरह लेके तमाम तर जो हमारे वसाइल हैं उनको बरूकार ला के एफर्ट करनी चाहिए कि हम इससे मैक्सिमम पैदावार लें। इससे मैक्सिमम पैदावार ले। मैं डॉक्टर साहब ने बहुत ही ब्रीफली चीज़ों को एलेबोरेट किया है कि किसान को जहाँ किसान ने मेरा अपनी जिम्मेदारी इतनी तो निभाई, लेकिन किसान के बाद मुतबादल देखें तो जो जिम्मेदारी निभाने वाली चीज़ें थी वहाँ कहीं ना कहीं छोटी सी डॉक्टर साहब ने खूबसूरत अंदाज में कहा कि छोटी छोटी गलतियाँ कोताहियाँ हैं जो हमें बहुत बड़े लॉस की तरफ लेकर जाती हैं, लेकर जा सकती हैं। और मेरे ख्याल में हम भी दुआ करेंगे डॉक्टर साहब की इसी बात के साथ कि 15 रोज़ हमारे कुछ बेहतर ऐसे मौसम खुशगवार गुजर जाए ताकि हमारी गंदम की फसल का जो सिट्टा इस वक्त तैयार हो रहा है वो सिट्टा तैयार हो जाए और हमें जो कबल अज़ वक्त गुज़िश्ता साल एक दरपेश मसला आया और हमने बहुत देखा कि हमारी यील्ड कम हुई, उससे हम बच सके। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। डॉक्टर आबिद साहब मौजूद हैं और हमारे साथ काशिफ भाई मौजूद हैं। मैं दोनों से डॉक्टर साहब की तरफ ज़रा एंड पे समराइज़ की तरफ बढ़ूँगा। काशिफ साहब की तरफ पहले बढ़ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहीं भाई इस वक्त चीखो पुकार हो रही है गंदम के ऊपर स्प्रेज की और उसके बाद खाद वाले चीखे निकाल रहे हैं जी, दुकानें छापे मच रहे हैं बंद करने। क्या सिचुएशन है, कितना नुकसान गंदम को इस वक्त हो सकता है अगर सिचुएशन प्रिवेल रहती है, बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, किसान क्या करे? आप लोगों को आके किसान बताता होगा कि वो ख़रीदारी आपसे करने आता है रोज़ की बुनियाद के ऊपर फर्टिलाइज़र की या अद्वियात की। जी ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम प्रिवेल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको दूसरे पॉजिटिव एंगल से देखें तो वो गंदम जो 1300-1500 में थी अब 4000 पे चली गई हुई है। तो फार्मर की जो बाइंग कैपेसिटी है वो भी उसके साथ इंक्रीज़ हुई है। दूसरा, जहाँ तक ये शॉर्टेजेस वगैरह के हवाले से इश्यूज़ हैं, कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसी शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं है। हम पिछले 3-4 साल से कुछ ऐसे सिस्टम में आगे हुए हैं कि हम पैनिक क्रिएट कर देते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना देते हैं कि या कुछ ऐसे डिसीजंस आते हैं जिनसे एक पैनिक क्रिएट होता है सोसाइटी में और लोग वो पकड़ लो के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ सामने आते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा, जहाँ तक यूरिया की बात है, अभी तो ख़ास ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे आके, और इस वजह से उसकी शॉर्टेज तो इसे इम्पैक्ट भी नहीं करेगी। लेकिन किसान के जहन में यही है ना कि अभी ना पड़ी तो मैं पता नहीं फसल तबाह हो जानी मेरी, कुछ है वो मिलेगा ही नहीं इसके बाद। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर ख़ास कर डॉक्टर साहब जो हैं ये एक्सपर्ट हैं, वो इस पर डिटेल्ड अपना वो दे सकते हैं। और जहाँ तक बात है दूसरी, हम ये पैनिक क्रिएट करने की बात कर रहे थे, तो अभी गवर्नमेंट ने अभी से वो शुरू कर दिया है कि कोई बंदा जो वीट है वो अपने घर नहीं रख सकता, वीट सीड प्रोक्योर नहीं कर सकता। वीट सीड के नाम पे जो है ये ब्लैकमेलिंग जो है ऑलरेडी पिछले 3-4 साल से चल रही है। फिर ये होगा किसान को जब सीड की ज़रूरत पड़ी तो 5500 का मिला, उसके बाद 10 दिन बाद कीमत फिर 4200 पर आ गई। मतलब किसान के साथ ज़्यादती होती रहेगी। नहीं, ये जब तक गवर्नमेंट इस पे क्लियर नहीं होगी, चीज़ों को कमोडिटी को और सीड को सेपरेटली कैटेगराइज नहीं करेगी, तब तक ये इशू सॉल्व नहीं होंगे। हमें 2 साल से सीड की शॉर्टेज का सामना है हमारे फार्मर को, सर्टिफाइड सीड अवेलेबल नहीं हो रहा। उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है वो यही है कि 3 साल से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है कि गवर्नमेंट ज़बरदस्ती पकड़ धकड़ करके अपने टारगेट्स पूरे करेगी।
टारगेट्स पूरे करना कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक आप वीट सीड को और वीट कमोडिटी को सेपरेटली कैटेगराइज नहीं करेंगे, अलग-अलग नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम प्रिवेल करता रहेगा। और मेरे ख्याल में हमारी जो वीट की कम प्रोडक्शन का इशू आ रहा है, ऑब्वियसली हम जब रिकमेंड करते हैं कि आप सर्टिफाइड यूज़ करें, सीड यूज़ करें, तो सर्टिफाइड सीड और घर से सीड डालने में एटलीस्ट 5 से 10 मन फी एकड़ की जो पैदावार है उस पर इम्पैक्ट आता है। ये इम्पैक्ट जब आप एकड़ में तो शायद इतना बड़ा नज़र ना आए, लेकिन जब हम इसे नेशनल लेवल पे देखते हैं तो ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है कि हम 3 साल से गंदम अपनी पैदा करने की बजाय बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप कन्वीनियर भी हैं जो ख़ासतौर पर माहौलियाती तब्दीली के ऊपर अयूब रिसर्च के अंदर। इस वक्त पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी पे काम कर रही है, हर एक की नज़र है। मैं हर प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, हर जगह प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ कि फ़ूड सिक्योरिटी इतना बड़ा मसला है, पूरी दुनिया परेशान खड़ी है। हम शायद उसको वैसे टेकअप ही नहीं कर रहे, हमारे रिसर्चर ले रहे होंगे, डॉक्टर्स ले रहे हैं, किसान मेंटली रेडी नहीं है या कॉम मेंटली रेडी नहीं है कि जिस चीज़ को हमने उगाना है उसको नहीं उगा रहे। हम अल्टरनेट देते हैं, यहाँ 2 लाख बच रहा है, अच्छा ये फसल उठा के फेंक दें, दूसरी लगा लें। नहीं सोच रहे कि आने वाले दिन कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। जैसे यूरिया का उन्होंने कहा, उस पर ज़रा आप एलेबोरेट कर दें कि यूरिया खाद कितनी ज़रूरी है, या ये जो हवा बना हुआ है इसको कैसे कवर अप करें। जी, बहुत अच्छी बात की है आपने। देखें, क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, और टेम्परेचर राइज़ एकदम से हो जाता है, बारिशें अनप्रिडिक्टेबल हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो उनका मुकाबला कैसे किया जाए, इसके लिए हमारा एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट है उसका बहुत रोल आ गया। अभी आपने बात की है पिछले साल का, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल यकदम मौसम बहुत गर्म हो गया और बहार का जो मौसम था वो स्किप हो गया, और उसकी वजह से हमें वीट के ऊपर ये हुआ कि मार्च में सडन राइज इन टेम्परेचर की वजह से दाना पिचक गया, और उसकी वजह से ओवरऑल जब पंजाब की यील्ड देखी तो वो बहुत कम हो गई। इस साल अल्लाह ताला ने, अब देखें आज के दिन कितनी अच्छी बारिश हुई है और कितने अच्छे टाइम पे, अब ये वीट का मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड है। इस वक्त वीट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, और इसके साथ साथ जो खादें डाली हुई थी उनका अफादियत का रोल उसका बहुत ज़्यादा था, तो इस वक्त पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि आपने बात की है नाइट्रोजन की, यूरिया की, अब जो टाइम है इस वक्त कोई फार्मर, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि कोई यूरिया खाद को इस्तेमाल ना करे। अच्छा, ना इस्तेमाल ना करे। अब इस वक्त नाइट्रोजन को डालने का टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना काद नहीं सोना निकल रहा। नहीं, इसमें यह है कि इसमें प्रोडक्टिव ग्रोथ हो जाएगी, और उस वेजिटेटिव ग्रोथ की वजह से उसके लॉजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, और वो सकुलेंस हो जाएगी टिश्यू की, उसकी वजह से कीड़ों का अटैक बढ़ जाएगा। तो इस वक्त हम नाइट्रोजन खाद को बिल्कुल कहते हैं कि इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसकी बजाय अगर फार्मर ने पोटाश की खाद इस्तेमाल नहीं की, या फिर अगर की भी है तो उसके बावजूद भी 2 दफ़ा उसका स्प्रे किया जाए 2% का महलूल बना के पोटाशियम नाइट्रेट का, और उसको कलमी शोरा कहते हैं। आम पंसार की दुकान से भी मिल जाता है। 2 किलोग्राम लेके उसको 100 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके उसका 15 दिन का वक्फे से 1 एकड़ पे इतना 1 एकड़ पे 15 दिन के वक्फे से 2 दफ़ा स्प्रे कर दिया जाए। ये इससे एक तो दाना मोटा होगा, और लॉजिंग के अगेंस्ट उसके लॉसेज कम हो जाएंगे, और ड्राउट की भी बर्दाश्त बढ़ जाएगी वीट के अंदर, और ये फ़ायदेमंद है चीज़। अगर पोटाशियम नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है तो दैन वो पोटाशियम सल्फेट को भी पानी में हल करके तो उसका महलूल बना के 2% का स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि आपने तो ऐसा दिया कि यूरिया खाद इस वक्त इस्तेमाल मत करें, जो हवा बना हुआ है, एहतजाज चल रहा है। हम तो प्रोग्राम इस पर करने आए थे, आपने एक नया रुख दे दिया पूरे टॉपिक के अंदर। हाँ, कि ये बेसिकली एक फिर यही कह सकते हैं कि एक जानबूझ के पैनिक क्रिएट किया गया। जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त अगर नाइट्रोजन किसी को, फार्मर को अवेलेबल भी है, तो वो ये गुजारिश होगी, एज ए साइंसदान मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी फसल के ऊपर नाइट्रोजनी खाद का ना स्प्रे करें और ना ही उसको अप्लाई करें। उसकी बजाय अगर पोटाश है तो वो पोटाश को स्प्रे के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त वीट की ग्रोथ मैक्सिमम है और सिट्टा बनने की पोजीशन में पहुंच गई है, और अगर आहिस्ता से भी हवा चलेगी तो वो अगर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, पौधे का कद बढ़ जाएगा और उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, और उसके लॉजिंग के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, और गिर गई फसल तो उससे 50% तक नुकसानात का अंदेशा होता है। इसलिए क्लाइमेट चेंज के माहौल में, इस क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में ये बारिश एक तो बहुत फ़ायदेमंद है, दूसरे नंबर के ऊपर ज़िम्मेदारों को ये है कि अगर अपनी फसलों को पानी लगाना है तो वो महकमा मौसमियात की प्रीडिक्शन और रेनफॉल की प्रीडिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए पानी लगाएं, और अगर पानी लगाना भी है तो बिल्कुल पतला पतला पानी लगाएं, ज़्यादा भर के पानी ना लगाएं ताकि वो फसल गिरे ना। फसल गिरने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा मुफीद मशवरे हमारे किसानों को, देखने वाले नाज़रीन को दिए। मेरे ख्याल में शहर फैसलाबाद में ताहाल अभी भी
कि जो गंदम की फसल लगाने के काश्तकार हैं वो बहुत उनकी तादाद ज़्यादा, तो ये एक बेहतरीन मशवरा है कि इस वक्त भी जहाँ सिनेरियो में हम खड़े हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पानी के ऊपर भी बताया, खाद का भी बता दिया, उसके अलावा जो चीज़ स्प्रे करने के लिए बताया उसका भी बताया कितना महलूल कितने में डाल के आप इस्तेमाल करें। तो इस वक्त हमारी गंदम ख़तरे में नहीं है। प्रॉब्लम फिर वही से है कि रिसर्चर्स मौजूद हैं, या तो किसान में आगाही नहीं हो पा रही, या इस किसान को आगाही देने वाले दीगर डिपार्टमेंट जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। किसान को जब बीज मिलना होता है तो वो पुरानी फसल का बीज उठा के लगा लेता है, उसके ऊपर वो किसी तौर पे भी तहकीक की तरफ नहीं जाता, जो शायद कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर जैसे काशिफ भाई ने भी पहले कहा था कि 5% का एक खेत से लगाएं तो ये बढ़कर 5-5 जो एक फ़ी एकड़ यील्ड कम होती है, ये कहीं जाके पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन जाता है, जो फिर हमें पूरे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नुकसान के अंदर लेके जाता है। यहाँ ब्रेक लेंगे, दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। खाद डीलर एसोसिएशन की जानिब से ताहाल हड़ताल जारी है। इस वक्त इंतजामी के नाम मुनासिब रवैये, इससे पहले हमने प्रोग्राम किया ज़िला कौंसल चौक में, इनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया कि हमारे पे मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं और नाजायज़ दुकानों को सील किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। हमारे साथ खाद डीलर्स के सदर भी और दीगर एसोसिएशन के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी तक एहतजाज तवील है, क्या मुज़ाकरात किसी ने नहीं किए, बुलाया है, बैठे हैं, तो क्या मामला तय क्यों नहीं हो पा रहे? मामला तो असल में जब तक दो कानून है पाकिस्तान में, एक तगड़े आदमी के लिए, एक कमज़ोर आदमी के लिए है। हमारी जो कंपनियों की प्रोडक्शन है वो 22 से 23 हज़ार टन है। जो डीलर को माल मिल रहा है उसमें 10 या 20% मिल रहा है। जो 80% माल है ना, वो ताकतवर माफिया जो है वो स्मगल कर रहा है सारे का सारा, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। जो 20% जो डीलर को मिलता है उसकी सुपरविजन भी होती है, उसके खिलाफ पर्चे भी हो रहे हैं, उनके गोदाम भी सील हो रहे हैं, हर तरह तरीके से उसको मजबूर किया जा रहा है। जो माड़ा आदमी है उसके लिए कानून है, तगड़े के लिए कोई कानून नहीं है। अच्छा, ये एहतजाज कहाँ तक बढ़ चुका है, कितना इसका लाहेमल तैयार हो चुका है? ये पूरे पाकिस्तान में है, पूरे पाकिस्तान की शॉप बंद है, डीलर पूरे स्ट्राइक पे है, पूरी मार्केटें बंद है। आज मेरा ख्याल हमारी जो मरकज़ी क़यादत है वो मुलाकात कर रही है चीफ सेक्रेटरी से। आज दुआ है कि वो कामयाब हो जाएँ, सारे मुतालबे जो माने जाएँ। तो हम तो खुश उसलूबी से कहते हैं। अच्छा, हो जाए। आपसे एक बड़ा अहम सवाल करना है कि जब भी गंदम का सीज़न आ रहा था तब भी मसला खड़ा हो गया था, अब जब एकदम फिर से डालने की ज़रूरत पड़ी फिर ये मसला खड़ा हो गया, तो कौन है जो इसको ख़राब करता है? अगर सुपरविजन है, गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, तो फिर नुक्स कहाँ है? नुक्स असल में ये है, जब टाई अप ख़त्म नहीं होगा ना, कंपनी असल में ये कर रही है सारा कुछ। कंपनियाँ जब टाई अप बनाती हैं ना, यूरिया के साथ DAP देती हैं। जब DAP कम रेट पर सेल होता है, यूरिया उसको जो कम होता है, जो नुकसान होता है डीलर को, वो खुद ब खुद यूरिया में पड़ जाता है, यूरिया की कीमत बढ़ जाती है। इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर DAP टाई अप बंद कर दें, कंपनियां यूरिया दें, जो 80% माल बाहर जा रहा है वो भी डीलर को मिले, पाकिस्तान में इधर रहे, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। कानून भाई साहब, आपसे उस दिन भी बात हुई थी, आपने कुछ नारवा रवैयों का भी जिक्र किया था कि अभी भी किसी ने बुलाया है, टेबल टॉक हुई है, किसी से बैठ के कोई मुज़ाकरात की तरफ बात चली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मीडिया वालों का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी कवरेज दी है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है हाई अथॉरिटीज़ तक पहुँचाया है। हमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। हमारे साथ कंपनियों ने ये तरीका रखा हुआ है कि जब DAP का सीज़न और फास्फेटिक खादों का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो हमें यूरिया उसके साथ टाई अप करके देते हैं कि आप अगर DAP लेंगे तो हम आपको यूरिया देंगे। जब यूरिया का सीज़न ख़त्म हो जाता है, हमारी मजबूरी ये है कि हम उसको स्टॉक ज़्यादा नहीं रख सकते। हमारे वसाइल और हमारे सोर्सेज और हमारा सरमाया इतना हमारे पास नहीं है कि हम उसको अपने गोदामों में स्टॉक करें। जिसका सबूत ये है कि आज नाइट्रोफास जो कि अपना सबसे बड़ी कंपनी जो बनाती है, उसके पास सन 2020, 21 और 22 का स्टॉक अभी तक उनके गोदामों में मौजूद है, जो कि सेल ना होने की वजह हमारे डीलरों की वजह नहीं है, बल्कि काश्तकार के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, जिसके लिए कंपनियां हमें मजबूर करती हैं कि पहले आप फास्फेटिक लें, उसके बाद हम आपको यूरिया देंगे। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि एक से वक्त वो आता है कि जब कंपनी हमें कहती है कि जी आपने यूरिया लेना है और DAP तब हम आपको देंगे, उस वक्त हम यूरिया नुकसान पे बेचते हैं। जब कंपनी हमें कहती है कि DAP के साथ टाई अप है, उस वक्त हम DAP नुकसान पे बेचते हैं। हमने करोड़ों रुपए का अपना नुकसान किया है और हम तकरीबन हमारी 3rd जनरेशन अब इस कारोबार में है।
तो हम ये चाहते हैं कि हमें बाइज़्ज़त तौर पे कारोबार करने दिया जाए और हम हाई अथॉरिटीज़ पे के साथ अपनी मरकज़ी अंजुमन जिन्होंने हमारी हिमायत में 23 तारीख से शामिल हो गए हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ टेबल पे बैठा जाए और हमें टाइम दिया जाए ताकि इस मसले को हल करें। काश्तकार अपनी जगह परेशान है, छोटे दुकानदार और हमारे सब डीलर वो अपनी जगह परेशान है कि हम कारोबार किस तरह करें, हम अपने बच्चों की रोटी किस तरह कमाएं। आज 7वां दिन है फैसलाबाद की हड़ताल को, लेकिन किसी ने आके हमसे नहीं पूछा कि आपने क्यों शटर डाउन हड़ताल की हुई है, आपका क्या मसला है। जबकि हमने पुरअमन तौर पे 1 घंटे का एहतजाज डीसीओ ऑफिस के सामने किया था और हमने कोई पथराव किसी गैर कानूनी तरीके को नहीं अपनाया है। और हम अपनी मरकज़ी अंजुमन पंजाब के भी बहुत मशहूर हैं और पाकिस्तान की अंजुमन के भी मशहूर हैं कि जिन्होंने हमारी हड़ताल में हमारा साथ दिया है। हमारा सबसे पहला वाक़या 18 तारीख को हुआ था, उसके बाद 2 दिन हमने दुकानें खुली रखी हैं, 19, 20, 21 को। 21 को हमने मुजाहरा किया है, उसमें जो मेरे बेटे को पकड़ा गया है वो जेल में रखा गया है। उसका कारोबार खाद के कारोबार के साथ कोई तल्लक ही नहीं है, वो अपना अलग कारोबार कर रहा है और 15 साल से सेल टैक्स और इनकम टैक्स गवर्नमेंट को अदा कर रहे हैं। मेरे पास जो यहाँ गोदाम है खाद के लिए, उसका मैं एक गोदाम का 35,000 रुपये किराया दे रहा हूँ, दूसरा 25,000 दे रहा हूँ। 7 दिन अगर मेरा कारोबार बंद है तो मैंने उनको कैसे अदायगी करनी है, कैसे अदायगी करनी है? इनका महकमा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, डीएम में जिनके गोदाम हमारे पास किराए पे हैं, उनको हम बर वक्त हर चीज़ की अदायगी करते हैं। उसके बाद हमारे साथ ज़ुल्माना रवैया क्यों अपनाया गया? क्यों अपनाया इस 18 तारीख की FIR के बाद 21 तारीख को अमजद महमूद के नाम एक और FIR काट दी गई है, जिसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि पहली तारीख को जो आपको माल आया था, जिसकी वेरिफिकेशन डॉक्टर खालिद साहब और सुफियान ने की है, जिसके सबूत हमने AC ज़ुबैर साहब को पेश किए हैं। उनकी हम बहुत मशकूर हैं। उन्होंने ऑफिस टाइम के बाद 7:30 बजे हमें टाइम दिया और हमने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम आपके बच्चों को जेल से नहीं निकलवा सकते और हम आपकी जो भी आवाज़ है उसको हाई अथॉरिटीज़ पे पहुँचाएँगे। लेकिन हम परेशान हैं कि अभी तक कोई हमसे पूछ नहीं रहा कि आपने क्यों हड़ताल की है। पुरअमन हड़ताल, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये बड़ा एक अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने बड़ी प्यारी बात की है, पुरअमन एहतजाज है, शायद आप भी सड़कों पर जाएंगे, कैदी गाड़ियों को तोड़ेंगे, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को लगे या किसी भी अथॉरिटी को लगता है कि इनकी सुननी है। इंतज़ामिया तो रियासत वैसे बाप होती है, माई बाप होती है, उनको तो वैसे दर्द का एहसास होना चाहिए। किस हद तक पहुँच गए हैं, कब तक ये एहतजाज चल सकता है और कब तक ये मसले हल हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो टैक्स वाले, जो खाद का काम करने वाले डीलर्स हैं ना, उनको ये तो समझते हैं कि जैसे चोर हैं, जिस तरह ये सबसे बड़े करप्ट माफिया दिए हैं। हमें खुदारा ऐसा ना समझा जाए, हम करप्ट माफियाज नहीं हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं हम लोग। इसके अलावा हमारा सबसे ज़्यादा रिटर्न मतलब टैक्स में हमारा जाता है और सबसे ज़्यादा काम भी हम कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो हम अगर यूरिया का रेट बढ़ रहा है ना, तो सर देखिए DAP और नाइट्रो का रेट भी तो कम बिक रहा है ना। अगर वो हम नीचे करके बेच रहे हैं तो वो फार्मर ही खरीद रहा है ना, वो हम तो नहीं रख रहे ना अपने घर में। हम एक DAP की बोरी 11,000 साढ़े 11,000 की लेते हैं और आज वो हम 10,000 में देने को तैयार हैं। वो सर देखिए 1500 कम करके हम ज़िम्मेदार को फ़ायदा दे रहे हैं। हमें तो इस तरह ट्रीट किया जा रहा है कि जिस तरह सारा कुछ हम पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो ज़िम्मेदार की खिदमत कर रहे हैं इसमें, बल्कि ज़िम्मेदार को देखें, जो फास्फेट खाद है वो ज़िम्मेदार की पहुंच से बाहर हो गई है और वो ज़िम्मेदार को अच्छे रेट पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन गलती कहाँ पे है? गलती यहाँ पे है कि कंपनी जब टाई अप करती हैं, वो कहती हैं कि जी आप आएँ, 1 बैग यूरिया लें, 1 बैग DAP लें। अब DAP 11,000 या 11,500 का बैग है और यूरिया का जो बैग है वो 3,000 का है और DAP की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, DAP की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करें, मुझे बताएं, आप बता दें कि क्या करना चाहिए। हमें मजबूरी है कि हम उसको फिर होल्ड भी नहीं कर सकते, हम उसको मजबूरन। वो फिर क्या करते हैं कि हम मार्केट में उसको कम करके बेचते हैं। जब कम करके बिकते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं पे भी निकलना है ना जाके, तो वो एट दी एंड वो फार्मर को ही फ़ायदा हो रहा है। फार्मर से आप पूछें तो फार्मर को वो 10,000 रुपये में मिल रही है, लेकिन हम लोग उसको 11 साढ़े 11,000 में परचेज़ कर रहे हैं और वो 1500 रुपये का लॉस है। वो हमने तो जेब से तो नहीं भरना ना। ये अब कंपनी देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है कंपनी में, हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं है। हम तो एक साफ़ सुथरा बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, लेकिन हमें इस तरह ट्रीट किया जाता है कि जिस तरह सबसे बड़ा करप्ट माफिया ही पाकिस्तान में हम और है ही कोई नहीं। और है ही कोई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप थोड़ा सा इधर आ जाएं। आप गला मंडी से, आप वैसे गला मंडी में छापे पड़ते रहे, इससे पहले चीनी वहाँ थी तो सही थी। जब तक गंदम वहाँ, मैं इस पर प्रोग्राम कर रहा था, प्रोग्राम में बात की थी कि जब तक गला मंडियों के अंदर गंदम बिकती रही है, रेट सही रहे। जैसे सरकार उठाने लगी है ज़बरदस्ती, तो गंदम भी शॉर्ट हो गई है। तो आपको लगता है ये चीज़ें थोड़ा सा हमें ज़्यादा
ख़राब कर रही हैं कि गवर्नमेंट हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रही है। जो इंतज़ामिया या दीगर अदारे बैठे हैं उनके पास रहने दें, मंडियाँ हैं, उनको उसके ऊपर काम करने दें, बल्कि मुकाबले में चीज़ें नीचे आती हैं। जब तक आप छापे मारेंगे, ज़्यादा करेंगे, तनाव के अंदर चीज़ें ब्लैक होती हैं और वो हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, उससे खौफ और रास बढ़ेगा मार्केट में। बाकी ये कि पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट, जैसे गंदम की फसल अब आने वाली है, उसकी सपोर्ट प्राइस उन्होंने अच्छा किया कि 4000 उसकी मुकर्रर कर दी, तो उससे ये कि मार्केट में शॉर्टेज नहीं होगी। ये एक अच्छा स्टेप है उनका। लेकिन स्टेप तो उस वक्त लेना चाहिए ना जब गंदम लगा रहे हों। हाँ। अब वो जो गंदम लग गई है, जिसकी लगी है वो सोने के भाव बेचेगा, जिसकी नहीं लगी वो सोच रहा होगा कि मैं भी लगा ही लेता, काश मैंने सरसों लगा लिया, लेकिन सरसों का रेट भी अच्छा मिल गया। तो किसान को भी तो टाइमली चाहिए ना, किसान भी चाहता है कि मुझे टाइम पे बताया जाए कि मैंने करना क्या है। बस यही है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और या जो स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान इधर उधर, तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। गंदम तो हम अपनी जो कि पैदा कर रहे हैं एक तरह की, लेकिन क्योंकि माफिया मिला हुआ है साथ सारा, एक दफ़ा हम बाहर भेज देते हैं, फिर हम इंपोर्ट करने लग जाते हैं महंगी, तो वो डॉलर तो आके मुल्क में शॉर्ट है, तो इससे तो और शॉर्टेज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, तो हमारा तो यही मौक़िफ़ है। मौसर हिकमत अमली होनी चाहिए। आप थोड़ा सा आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी पुलिस के दर्शन कर चुके हैं जी। तो क्या कहेंगे, मतलब कि इस वक्त सिचुएशन जो प्रिवेल कर रही है, कितने दिन तक एहतजाज आपका चल सकता है, कितना दायरा कर वसी करेंगे, कौन कौन शामिल होने जा रहा है, इसे पोस्टपोन करें? क्योंकि गवर्नमेंट की इस वक्त निगाह इमरान खान पे भी है, इमरान खान की उनके भी मसले ज़रा हाईलाइट दूसरे हो रहे हैं। जी, इस टाइम सूरत हाल ये है कि 18 तारीख को हमारे ऊपर FIR की गई, हमारे गोदाम सील किए गए और बहुत ही गैर मुनासिब रवैया अपनाया गया इंतज़ामिया की जानिब से। बल्कि मसला जो है ये गवर्नमेंट का है और DCO का है या कंपनीज़ का है। उनको चाहिए कि कंबाइन मीटिंग करें सबकी, जिसमें DCO साहब, कंपनी सब बैठ के मुशावरत से हर चीज़ का फ़ैसला करें। महकमा ज़राअत एक वन साइडेड हो के जो भी फ़ैसला है वो ले लेती है कि जी इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। जो चीज़ें हम नुकसान में बेच रहे हैं उनके ऊपर उनकी कोई निगाह नहीं है, और जो चीज़ें हमारी प्रॉफिट में हैं उस पर उनको अपने फील्ड असिस्टेंट हमारे पर मुतय्यन करते हैं। हम फिर भी उनकी प्राइस लिस्टों के मुताबिक सब चीज़ें सेल करते हैं, और वो अपने लिस्ट आउट करके लोग लाते हैं फार्मर्स को कि इनको दें यूरिया, उनको हम उस तरह प्रोवाइड करते हैं। इसके बावजूद इतना एक्शन लेना इंतहाई गैर मुनासिब है। फैसलाबाद एसोसिएशन जो डीलर्स एसोसिएशन है उसको एजाज़ हासिल है कि सबसे पहली हड़ताल पूरे पाकिस्तान में इन्होंने की है, और उसके बाद फ़ौरन 3 दिन के अंदर अंदर पूरे पंजाब में हड़ताल कॉल हो गई है, और इस टाइम 4-5 दिन से पूरा पंजाब बंद है, और फैसलाबाद की तमाम खाद की दुकानें पिछले 1 हफ़्ते से बंद हैं, और गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है। फार्मर्स जो हैं वो रुल रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रही। डीलर्स भी हैं वो उससे ज़्यादा परेशान है। डीलर के साथ जो लेबर काम कर रही है, जो सैकड़ों की तादाद में है, वो घरों में बेरोज़गार बैठी है, और जो रक्शे वाले, मजदे वाले और जो इस तरह के 25-50 हज़ार लोग हैं जिनका रोज़गार इस फर्टिलाइज़र के कारोबार से वाबस्ता है, वो सब अपने घरों में बेरोज़गार बैठे हैं। उनकी किसी को परवाह नहीं है कि उन्होंने खाना कहाँ से खाना है। जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे यहाँ जॉब करते हैं, वो सब लोग इंतहाई परेशान हैं, उनकी रोज़ी रोटी का भी मसला बन गया है। तो ये गवर्नमेंट कब जागेगी, कब इसकी बेहतरी के लिए कोई इकदाम उठाएगी? ना गवर्नमेंट को फार्मर की परवाह है, ना इनकी है। जो DAP या एक्सेस खाते हैं, नाइट्रोफास है, जिनकी कंजम्पशन नहीं है, अगर उनकी स्टॉकिंग की ज़रूरत है तो डीलर उसकी स्टॉकिंग नहीं कर सकता। उसकी स्टॉकिंग कंपनियों को अपने वेयर हाउसों में या गवर्नमेंट को अपने वेयर हाउसों में करनी चाहिए, जिस तरह से गवर्नमेंट गंदम की स्टॉकिंग करती है। क्योंकि अगर वो स्टॉकिंग हम करेंगे तो हम किस तरह कर सकते हैं? 1.25 करोड़ रुपए का ट्राला है DAP का, डीलर कितने ट्राले अपने गोदाम में रख सकता है 1.25 करोड़ के? डीलर की तो इतनी इस्तात नहीं है। जो बुकिंग डीलर कराता है, अपनी कंपनी को देता है, पेमेंट देता है, उसका माल हमें 2 महीने बाद आता है यूरिया का। अब कंपनी के महकमा ज़राअत कहते हैं कि अब फार्मर्स को फौरी यूरिया प्रोवाइड करें। जब बुकिंग आज गई है, माल 2 महीने बाद आएगा, तो डीलर ने जो 15 ट्राले बेचने महीने के, वो तो 1 ट्राला बेचेगा महीने में। जब उसके पैसे ही रोटेट नहीं हो रहे तो उसके पास कोई ख़जाना तो नहीं है कि वो पेमेंट कहीं से लेकर आए। तो इस इशू को कोई समझता नहीं है। इस इशू समझ को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। 1 हफ्ते से इन्होंने बताया 7 दिन हो गए हैं एहतजाज करते हुए, कोई टेबल टॉक के लिए नहीं आ रहा। आप लोग अभी भी तैयार हैं? पंजाब गवर्नमेंट या सेक्रेटरी पंजाब आने के लिए तैयार हैं? आप लोगों के पास आके सेक्रेटरी खुद खाद तकसीम करते रहे ढोल के साथ, हार पहना के, अब आप लोगों को थाने भी लेके जा रहे हैं खुद ही। देखें, आपका जो है पाकिस्तान में इकॉनमी बेस्ड है, 80% जो है एग्रीकल्चर के ऊपर है। अगर आपने ज़राअत के मसाइल सॉल्व नहीं करने तो फिर आपकी इकॉनमी कैसे चलेगी? ये हुकूमत हमारी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सोई हुई है इस वक्त। अपने दफ्तरों में जाके, अपने महलों में जाके बैठे हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अपने जो से मसाइल जो है ज़राअत का मेन मसला है फर्टिलाइज़र का आ रहा है, वो सॉल्व करने को तैयार नहीं। सारी आपकी जो खाद है
वो स्मगल हो रही है अफ़गानिस्तान वाली साइड पे। जब तक हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे हम लोग पूरी नहीं कर सकेंगे अपना जो से खाद यहाँ पे। अब खाद की जो ज़रूरत है उसे पूरी नहीं कर सकेंगे। स्मगलिंग एक बहुत बड़ा इशू है और ख़ास तौर पे इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ और ख़ास तौर पर इनकी हड़ताल जो जारी भी, और ये अभी गैर मुअय्यना मुद्दत तक है। इनका कहना है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन तौर पर इसके अंदर किसानों को फाका होना चाहिए। मेरे ख्याल में इंतज़ामिया को होश के नाखून भी लेने चाहिए। अगर मसाइल उनकी हद तक कुछ गंभीर हैं तो इनको रिजॉल्व ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।